तो क्लास कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका कैल्विन में और इस सीरीज में। क्या ये एक सीरीज है और हम सीरियस है भाई, हैशटैग हम सीरियस हैं। तो आप जानते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी का जिम्मा हमने उठा लिया है, क्लियर। और इसी कड़ी के अंदर हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, हम सेशन रीजन कर रहे हैं, हम केस बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, हम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्लास आज बारी है आपके रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के केस बेस्ड क्वेश्चन की, जिसकी वैल्यू अपने आप में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भाई ये 8 नंबर के आने वाले हैं। अब कहाँ से कौन सा केस बेस आ गया ये हमें नहीं पता, लेकिन हम हर चैप्टर को तैयार करेंगे और वो भी किसके साथ? कैल्विन के साथ। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो क्लास कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपके अपने वीडियो सॉल्यूशंस के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के कॉम्पिटेंसी बेस में केस स्टडी। भैया केस को स्टडी करो, क्या कह रहा हो? अपनी किताबें स्टडी हो नहीं रही है सर, केस काहे की स्टडी करें? अरे केस स्टडी कुछ नहीं है, आपके बुक से कुछ उठा के पैराग्राफ्स दे जाते हैं, बट इनकी खास बात होती है कि बहुत सारे आंसर ना तुम्हारे पैराग्राफ से नहीं होते हैं, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग या फिर आपके चैप्टर के बेस की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करते हैं। अब इन चीज़ों को करने के लिए आपको अपने चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। चैप्टर स्ट्रॉन्ग कैसे तो आप जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली केस स्टडी है, वी हैव शेयर्ड अवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन। हमने अपनी जो ज़मीनें हैं उनको अपने पूर्वजों से, ठीक है, पास्ट से जनरेशन से शेयर किया है और फ्यूचर जनरेशन को भी करना है। 95% हमारी जो बेसिक नीड है, चाहे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सब हम लैंड से लेते हैं, यानी ज़मीन के ऊपर, लैंड रिसोर्स के ऊपर एक टॉपिक दे रखा है बेसिकली। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव ऑल्सो एग्रेवेटेड द पीस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू लैंड। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसने लैंड को डिग्रेड तो किया ही किया है, साथ ही साथ जो ह्यूमन फोर्सेज हैं उनको भी खत्म करा है। सब ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, जैसे डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग साइट एबेंडन कर देती है एक्सकवेशन के बाद, यानी वहाँ से आपने निकाल लिया या कोयला, हीरन, ठीक है, हीरे, मोती, जवाहरात, सोना, चांदी, चमनप्राश निकाल लिया, उसके बाद वो खत्म है, ठीक है। जैसे स्टेट झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉस्ट सीवर लैंड डिग्रेडेशन इन द स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ओवर ग्रेजिंग हुई है यहाँ पर, जो मेन रीज़न है डिग्रेडेशन का। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ पे इरिगेशन रिस्पॉन्सिबल है, ओवर इरिगेशन लैंड डिग्रेडेशन के लिए, जिसकी वजह से सैलिनिटी और एल्कलिनिटी बढ़ जाती है सॉइल के अंदर। देखो भाई स्टेट्स की बात की गई है यहाँ पर, स्टेट्स के अंदर किस किस ने करा? अगर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा देखें, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग। डिफॉरेस्टेशन किसके थ्रू हुआ है? माइनिंग के थ्रू हुआ है, ठीक है। अगर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र देखेंगे तो ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? ओवर इरिगेशन। तो ये है इनके रीजन। और यहाँ पर हमने 95% की बात करी कि क्या क्या मिलता है। चलिए देखते हो क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द बेसिक नीड ऑफ फूड, शेल्टर, क्लोथिंग कहाँ से मिलती है? आप सीधी बात है, लैंड डिग्रेडेशन से। अरे नहीं भैया, ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं, माइनिंग नहीं, सर लैंड से मिलती है, बात खत्म। ये है आंसर। नेक्स्ट क्या है? डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग। अच्छा देखो भाई आ गया, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सीवर लैंड डिग्रेडेशन। झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। अब सीधी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या, अगर हम इसको देखेंगे, देखो डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग कहाँ कहाँ? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। झारखंड ये रहा आंसर। पंजाब और हरियाणा के अंदर तो भैया ओवर इरिगेशन हुआ था, उत्तर प्रदेश है नहीं, ठीक है, तो झारखंड इसका करेक्ट ऑप्शन होता है। क्लियर? यहीं से आपको बुक के अंदर से या फिर आप केस स्टडी के अंदर पहले ही देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आप पहले ही पता करके रखें। मतलब पहले पता क्या करना है, जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लग जाए कि अच्छा ये बारे में पूछ सकता हूँ कि स्टेट स्पेसिफाई करके दे रहा है। तो चलिए क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओवर इरिगेशन रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के ड्यू द फॉलोइंग रीजन। क्यों? डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग नहीं, ठीक है, नहीं होगा इसका तो मतलब नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। इंक्रीज इन एल्कलिनिटी या सैलिनिटी। देखो वाटर लॉगिंग लीड करता है क्या? सैलिनिटी को, सॉइल की, ठीक है। इंक्रीज इन एल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल नहीं, ठीक है। नॉन ऑफ दिस है नहीं, यानी सी इसका करेक्ट ऑप्शन है मेरा बच्चा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ह्यूमंस आर कंसिडर एज द मेन कल्प्रिट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ह्यूमंस को मेन कल्प्रिट यानी मुख्य आरोपी माना जाता है कि उसने लैंड डिग्रेडेशन किया है, यानी ज़मीन को भूमि ह्रास किया है। क्यों? ऑफ द एक्सकवेशन वर्क एट माइनिंग साइट, एक्सकवेशन वर्क से। ऑफ द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। वी हैव एग्रेवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेज कॉजिंग डैमेजिंग टू लैंड। सर ये हम तीनों ही किए हैं। हमने एक्सकवेशन के बाद माइनिंग साइट को ऐसे ही छोड़ दिया, अबैंडन छोड़ दिया,
ठीक है। डिफॉरेस्टेशन का हमारे अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है, हमने अपने लालच के अंदर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज किए, तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है मेरे बच्चा। क्लियर, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे बच्चा। प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड। अच्छा, प्लानिंग यानी सर रिसोर्स प्लानिंग से ये टॉपिक उठाया गया है। रिसोर्स प्लानिंग इज अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। यानी जो प्लानिंग है उसी से हम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं किसको, रिसोर्स को। ये इंपॉर्टेंस रखता है कंट्री में जैसे इंडिया जैसी, जिसके अंदर बहुत डाइवर्सिटी है, अवेलेबिलिटी है रिसोर्स की। देयर आर रीजन्स, जहाँ पे रीजन्स है जो काफ़ी रिच हैं इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जो बहुत रिच हैं अलग अलग जगहों पे। जैसे कुछ रीजन के अगर कंसिडर किया जाता है सेल्फ सफिशिएंट, यानी खुद पे ही सफिशिएंट है, उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स की बात करें। और बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर बहुत रिसोर्सेज है ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, देखो एग्जाम्पल आ रहा है तो हम स्टेट्स को मार्क करके चलेंगे कि किस स्टेट में किसकी बात की गई। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश रिच मिनरल्स में रिच है। किसमें रिच है? मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स में। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी है अरुणाचल प्रदेश में, रिसोर्स है, बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमें नहीं है अरुणाचल प्रदेश में। राजस्थान के अंदर एंडोर सोलर और विंड एनर्जी है राजस्थान में, लेकिन वाटर रिसोर्स नहीं है। जो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख का, ये आइसोलेटेड है भैया, पूरे भाग से ही आइसोलेट हो रखा है लद्दाख का इलाका। इट इज़ हैज़ वेरी रिच कल्चर, लेकिन इसके रिच कल्चर और हेरिटेज है, बट डेफिशिएंट इन वाटर, ना तो वहाँ पे पानी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है और मिनरल्स भी नहीं है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग, इसलिए हमें बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है। जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से लेना है, और जहाँ पर कम है वहाँ पर उस स्टेट को देना है। ठीक है, जब तक हम इस तरीके से बैलेंस नहीं करेंगे चीज़ों को, तब तक कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। ये चीज़ इसमें बताई गई है। चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं हमारे बच्चा। In which among the following state India coal deposits are abundantly? कोल डिपॉजिट कहाँ है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड। ठीक है, बताइए। देखिए हमने भी देखा कोल डिपॉजिट कहाँ है, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है, कोल एबंडेंटली अवेलेबल। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, देखते हैं इसका डी, राजस्थान। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी है, झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में, लेकिन राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में नहीं है। क्लियर? कौन सा स्टेट है जो सूटेबल अमाउंट है वाटर डिपॉजिट के लिए? आप जानते हैं वाटर डिपॉजिट के लिए अभी हमने देखा अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान में सोलर एनर्जी है, लद्दाख के अंदर मिनरल्स है नहीं, कल्चर है, नन ऑफ द वही। तो यानी सी इसका करेक्ट ऑप्शन है मेरे बच्चों। क्लियर? विच स्टेट्स लैक वाटर रिसोर्स? कहाँ पे पानी की कमी है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। ठीक है, हम सभी जानते हैं भैया राजस्थान में पानी की कमी है, हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है, इन दोनों में थे, जबकि ठीक है वाटर से लैंड इरोजन हो रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो राजस्थान इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। थोड़ी सी थिंकिंग भी क्वेश्चंस को आसान बना देती है। नेक्स्ट, राजस्थान इज वैली, किस लिए राजस्थान को जाना जाता है? वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एंड विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी तो सर वहाँ होती है जहाँ पानी होता है, तो इसको हटाओ। वेव एनर्जी पता ही नहीं है सर। जियोथर्मल भैया, यानी जियो यानी जो धरती से निकलने वाली थर्मल एनर्जी, वो भी नहीं है सर। यहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी है, इसलिए ठीक है सोलर प्लांट्स लग रहे हैं और विंड के प्लांट्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, तो 20 का करेक्ट ऑप्शन है मेरा बच्चा। क्लियर? नेक्स्ट केस स्टडी की बात करते हैं। थर्ड केस स्टडी है हमारे पास। सोर्सेज आर वाइडल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए, बट इररेशनल कंजप्शन, लेकिन अगर हम इररेशनल कंजप्शन जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही कंज्यूम करेंगे, ठीक है, कोई ज़्यादा कर रहा है कोई, तो उससे चीज़ें बदलेंगे। ओवर यूटिलाइजेशन ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सोशो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ सकती है कि भैया अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाना चाहिए अलग अलग लेवल पे। ये मेन कंसर्न है होना चाहिए लीडर्स का और थिंकर्स का पास्ट में, यही थिंकर। जैसे एग्जांपल है गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कंजर्वेशन के लिए, क्या देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, सबकी नीड के लिए, लेकिन किसी के लालच के लिए। रिसोर्सेज जो है वो हम सभी की ज़रूरतों की पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रीड को पूरा नहीं कर सकते। किसने कहा? सर गांधी जी ने कहा था ये बात। तो उन्होंने प्लेस किया ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लोटिव नेचर, कि ये उन्होंने लालची और जो खुद की सोचते हैं
स्वार्थी लोगों को, ठीक है, कि भैया इसी की वजह से नेचर कमज़ोर होता है। एज द रूट कॉज नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन। जो रिसोर्स हमारे ख़राब हो रहे हैं उसके पीछे हम क्या क्या कारण, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारा लालच, हमारा स्वार्थ, क्योंकि हम हमेशा अपने ही सोचते हैं। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे, एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। भैया मास प्रोडक्शन यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ना किया है, ठीक है, बहुत सारे लोग प्रोडक्शन करें, मीन्स आप नेचर से ज़्यादा ना लें, आप खुद ही नेचर से खुद दें। ये बात कही गई थी गांधी जी द्वारा और ये बात सही थी। तो इसके अंदर हमने गांधी जी की स्टेटमेंट आई, ठीक है, मास प्रोडक्शन की बात आई, रूट कॉज की बात कर रहे हैं, ग्रीडी नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, सोशो इकोनॉमिक डिफरेंस बढ़ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। देखते हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर रिसोर्सेज स्किल्स से जरूरी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए, सोशल एक्टिविटी के लिए, कमर्शियल एनवायरमेंटल एक्टिविटी। देखो भैया रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर द डेवलपमेंटल एक्टिविटी, पहली ही लाइन का आंसर है बच्चा ये, एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी। क्लियर, यहीं से आंसर निकल गया। चलिए ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है इर्रेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्स में लीड सोशल प्रॉब्लम्स, कमर्शियल प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ऑल ऑफ द। तो इर्रेशनल जो कंजप्शन है यानी भैया अगर आप इर्रेशनलाइजेशन कर रहे हो यानी ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ओवर यूटिलाइज कर रहे हो चीज़ों को, तो उससे कहो सोशल प्रॉब्लम, सोशो इकोनॉमिक तो बनेगी, कमर्शियल प्रॉब्लम्स यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कहा गया है। क्लियर, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी बनेगी, यानी और डी ऑल ऑफ द अबव, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है मेरे बच्चे, यानी चारों ही परेशानियाँ ये हो जाएंगी। क्लियर, सोशल प्रॉब्लम यानी सामाजिक, कमर्शियल यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एनवायरमेंट भैया आप पेड़ को लगातार धाएं काट रही हैं तो दिक्कत तो होगी ना, अब टाँके इधर उधर लगेंगे तो दिक्कत तो होगी, तो वही दिक्कत है। देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी इज नीड फॉर नॉट फॉर एवरीबडी ग्रीड। अभी जानते हैं सिर्फ जवाहरलाल नेहरू की बात आई नहीं पैराग्राफ में, सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी जी की बात आई थी, ठीक है, इसलिए हमने उस स्टेटमेंट को मार्कआउट किया था और गांधी जी को भी बोल करा था कि भैया क्या पता गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। क्लियर, यानी अगर आप देखेंगे कि अगर हम थोड़ा सा समझ के चले पैराग्राफ को, थोड़ा ज़्यादा वजन है, थोड़ा ही समझ के चले, चीज़ों को मार्कआउट कर ले तो हमारा क्वेश्चन तो ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। क्या चीज़ें बची रहनी चाहिए? ओशन कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सोर्स कंजर्वेशन। हमारे जो भी पास्ट में नेता रहे, लीडर्स रहे या फिर कोई भी व्यक्ति की बात की जाए, एनवायरमेंटलिस्ट की बात करी जाए, वो हमेशा चाहते थे कि भैया रिसोर्स कंजर्वेशन हो, यानी जो हमारे रिसोर्सेज है वो बचे रहे, ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी उन रिसोर्सेज को देख पाए, उनको यूज़ कर पाए, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोल हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, हर एक चीज़ की वैल्यूएशन होनी चाहिए, उसको तसल्ली से इस्तेमाल किया जाना चाहिए और सोच समझ के इस्तेमाल किया जाना चाहिए मेरा बच्चा। क्लियर, तो इट इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आता है चौथी की स्टडी, काफ़ी बड़ी नहीं, छोटी सी है की स्टडी, देखते हैं। ये मोस्टली वाइडली स्प्रेड, दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड इंपॉर्टेंट सॉइल, सबसे वाइडली स्प्रेड और इंपॉर्टेंट सॉइल है। सर वाइडली स्प्रेड तो एक ही थी, एलुवियल सॉइल। इनफैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन, जबकि पूरा एंटायर नॉर्दर्न प्लेन किससे बना है? एलुवियल सॉइल। हाँ सर, एलुवियल सॉइल की बात हो रही है। ये डिपॉजिट करते तीन इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स है, इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। ठीक है सर, ठीक है मैम भाई। ये जो सॉइल है ये एक्सटेंड करते हैं कहाँ? राजस्थान, गुजरात से थ्रू अ नैरो कॉरिडोर, बहुत पतला सा कॉरिडोर बनता है। एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाइंड, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में ही मिलती है मेरे भाई, ठीक है भैया, ठीक है। और महानदी के डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की नदियों के डेल्टास पे भी ये भी मिलती है। तो पैराग्राफ तो सही लग रहा है अभी तक तो। चलिए, बहुत आसान है। नेम द सॉइल विच इज, कौन सी सॉइल है? अभी पढ़ता था एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा फैली हुई है, जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, सबसे ज़्यादा वाइडली स्प्रेड है, 45% इंडिया के एरिया में अराउंड पाई जाती है। ब्लैक सॉइल नहीं, लेटरेट नहीं है, एराइड नहीं है। क्लियर, प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। सी, एलुवियल सॉइल के अंदर क्या होता है? लावा फ्लो, सैंड एंड सिल्ट, आयरन, ऑल ऑफ दिस। भैया एलुवियल सॉइल के अंदर लावा फ्लोज नहीं होता सर, आयरन भी नहीं होता, उसमें सैंड एंड सिल्ट होता है। क्या होता है? सैंड एंड सिल्ट। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कि ऑल ऑफ द अबव क्यों नहीं हुआ? अब देखो, बहुत लोग बच्चे अभी तक सोच के आ रहे होंगे कि भैया ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि अभी तक सारे आंसर ऑल ऑफ द अबव। नहीं भैया, लावा फ्लोज मिलते हैं आपके ब्लैक सॉइल के अंदर, आयरन मिलता है आपका रेड एंड येलो सॉइल में, एलुवियल में सिर्फ सैंड एंड सिल्ट मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना यहाँ पर ये, ठीक है, तुम्हारे बाजे बच जाएंगे, तो गोटी लोचे हो जाएंगे अगर ध्यान से। लावा फ्लोज आपको ब्लैक सॉइल के थ्रू मिलेगा। ठीक है, लावा फ्लोज जब ठंडा हो जाते हैं
तब उससे ब्लैक सॉइल मिलती है। आयरन जो डिपॉजिट है या क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स होते हैं वो आपके मिलते हैं, ठीक है, जो रेड एंड येलो सॉइल है। बट एलुवियल सॉइल में सैंड एंड सिल्ट ही मिलता। चलिए, जो सॉइल है जो मेंशन की गई है इस पैसेज के अंदर वो बहुत ड्राई होती है। सर ड्राई तो सर दूसरी होती है जिसको हम एरिड कहते हैं, रॉकी होती नहीं। ब्लैक इन कलर, सर ब्लैक इन कलर तो आपकी ब्लैक सॉइल होती है या फिर रेगर सॉइल होती है, ठीक है, रॉकी नहीं होती। तो क्या है, मोस्ट फर्टाइल, सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है ये, ठीक है, इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। क्लियर। एलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे, ऑल्सो ईस्टर्न कोस्टल, नॉर्दर्न कोस्टल, साउदर्न कोस्टल, वेस्टर्न कोस्टल। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको डायरेक्ट पैराग्राफ के अंदर आपको मार्क कराया गया। देखिए अगर हम बात करते हैं इसके अंदर तो अच्छा सीधी बात है, देखो कहाँ मिलता है डिपॉजिट, एंड इट ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। देखो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो भैया सीधा आंसर क्या है इसका? सर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसका आंसर। क्या है सर? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये रहा ए, ईस्ट कोस्ट के प्लेन में मिलती है। क्लियर, ए करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब आती है 5वीं की स्टडी, ठीक है, बहुत प्यारी की स्टडी थी। अभी तक आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर हम तसल्ली से पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ ईजीली हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स का, ओके मान लिया। ये सब मीडियम है, क्या है? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ये मीडियम है, प्लांट, इससे प्लांट ग्रोथ होते हैं और डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी ये सपोर्ट करता है अर्थ पे। जो सॉइल सिस्टम है टेक्स बहुत लाखों साल लगते हैं फॉर्म की सॉइल फॉर्म होती है जो सेंटीमीटर की रहते हैं। रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, क्या क्या है? रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ये सब के सब अलावा टाइम, ठीक है, ये सब बताते हैं कि आपकी सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होगी। ये सारे फैक्टर डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि आपकी सॉइल अच्छी होगी, ब्लैक होगी, ठीक है, रेड होगी, लेटराइट होगी, एरिड होगी, उसके अंदर फर्टिलिटी पावर कितनी होगी, ह्यूमस कंटेंट कैसा होगा, ये सब डिसाइड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है ताकि सॉइल फॉर्म होती है। जो बहुत सारी फोर्सेज हैं जो नेचर लगाती है, टेम्परेचर हो गया, रनिंग वाटर हो गया, विंड ग्लेशियर्स हो गया, डिकम्पोजर्स हो गए, ये सब भी चीज़ें देखते हैं। कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स की कंट्रीब्यूशन के अंदर मदद करते हैं। केमिकल ऑर्गेनिक चेंजेस हैं, ये भी प्लेस लेते हैं। सॉइल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर, इसके अंदर ऑर्गेनिक जैसे ह्यूमस और इनऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं। दोनों चीज़ होती है, कुछ ऑर्गेनिक भी होंगे जिसके अंदर थोड़ी जीवन होगा, ठीक, इनऑर्गेनिक भी होंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या क्या बात की गई है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? देखो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यहाँ पर कहीं भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात नहीं की गई, मतलब सिर्फ सॉइल की बात की गई, वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। यहाँ पर पूछ लिया क्या कि उसकी डेफिनेशन बताओ। रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्रोड्यूस, रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस, रिसोर्सेज विच आर बायोटिक नेचर। देखो भैया ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता, क्यों? रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस, ये तो गलत है। रिसोर्सेज विच आर बायोटिक, वो तो बायोटिक रिसोर्स होगा। तो रिन्यूएबल के बारे में पूछा, एक करेक्ट है। रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्रोड्यूस, इनको दोबारा रिप्रोड्यूस किया जा सकता है थ्रू मैकेनिकल, केमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स किसके एग्जांपल है? रिन्यूएबल के, कम्युनिटी बेस्ड के, नॉन रिन्यूएबल का, नेशनल के। आप जानते हैं जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे नॉन रिन्यूएबल, क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं मिनरल्स। देखो भाई सीधी बात है, ठीक है, सी करेक्ट ऑप्शन है इसका। क्यों? यहाँ पर आपसे पैराग्राफ दिया, आपको पैराग्राफ दिया गया अलग चीज का, पूछ रहा है वो अपने क्वेश्चंस जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मिनरल्स हमने वर्ड दे रखा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। तो समझ के देखो कि आपको बुक की रीडिंग या बाकी चीज़ों को कितने अच्छे से समझना होगा। क्लियर। सॉइल इज अ डैश सिस्टम। सॉइल कैसा सिस्टम है? लिविंग सिस्टम है, रिसाइकल सिस्टम है, नॉन लिविंग है या फ्रेश सिस्टम, ठीक है। आप जानते हैं जो सॉइल है वो एक रिसाइकल्ड कह सकते हैं, फ्रेश भी हो सकता है, ठीक है। चलिए एक लिविंग सिस्टम है, ठीक है। अब लिविंग क्यों कहा गया सर? अभी तो आप कह रहे थे रिसाइकिल है, फ्रेश है, नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग नहीं हो सकता, क्योंकि लिविंग क्यों है? क्योंकि वो रीजनरेट हो रहा है, दोबारा बन रहा है। इसके अंदर आपको बायोटिक कंपोनेंट्स भी मिलेंगे, अबायोटिक भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे, और उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं जिसके कारण लिविंग है, जो अभी भी बन रहा है। सॉइल्स को मैंने आपको बता रखा है बहुत सारी क्लासेस में कि भैया सॉइल एक ऐसा फैक्टर जो
कंटिन्यूस बन रहा है, इट इज़ इन कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर आप अभी देखेंगे तो अभी भी सॉइल बन रही है। आप कहें सर सॉइल कैसे बन रही है, देखो बट आप कहीं पर भी हाथ लगाओ आपको सॉइल मिल जाएगी। सॉइल तो नहीं मिलेगी, डस्ट मिलेगी। धीरे धीरे डस्ट की लेयर जमा होती है, ठीक है। पैरेंट रॉक क्लाइमेट ये सब बना के सॉइल को सेंटीमीटर की डेप्थ में के अंदर कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। फॉसिल फ्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल है। यस ट्रू है इसका आंसर, तो सही है बात। फॉसिल फ्यूल को दोबारा यूज थोड़ी कर सकते हो आप। ट्रू। क्लियर। और यहाँ पर होते हैं हमारे सारे क्वेश्चंस एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा, ठीक है। तो क्लास मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके चाचा बाय बाय, चेक केयर, लव यू टू। क्लास आई होप आपको मजा आया होगा, पसंद भी आई होगी सारी वीडियो। आपको कहीं जाना नहीं है, क्यों? अभी तो एमसीक्यू भी बाकी है, सेशन रीजन भी बाकी है, और वो कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे इसी चैनल पर। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी को पता चल सके कि हैशटैग हम सीरियस हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू गाइस।